नया रास्ता पाठ 12। अवतरण पहला। परंतु तुम ये तो सोचो कि आजकल शादी के बाद ही दावत दी जाती है। यदि हम लोग प्रीति भोज नहीं देंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। और फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग बातें बनाएंगे। प्रश्न पहला। यहाँ वक्ता और श्रोता कौन है, परिचय दीजिए। यहाँ वक्ता अमित की माँ है, जो कि लालची है, नासमझ है, उन्हें अपने बच्चों की खुशी की परवाह नहीं है। श्रोता अमित के पिताजी हैं, कोमल हृदय के हैं, दहेज विरोधी इंसान हैं। वे अपने बच्चों की खुशी को महत्व देते हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की बातों में आ ही जाते हैं। प्रश्न 2। किसके विवाह की बात की जा रही है, प्रीति भोज से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर अमित के विवाह की बात हो रही है। अमित का विवाह सरिता के साथ तय हो गया है। माँ प्रीति भोज देना चाहती है। प्रीति भोज यानी कि दावत, सोशल डिनर। वो चाहती हैं कि बड़े घर की लड़की आ रही है, तो समाज के दिखावे के लिए हमें प्रीति भोज देना ही होगा। शादी के बाद ही प्रीति भोज देने की सोची जा रही है। प्रश्न 3। वक्ता और श्रोता के विचारों में क्या भिन्नता थी। वक्ता यानी कि माँ, श्रोता यानी कि मायाराम जी, इन दोनों के विचारों में काफ़ी भिन्नता है। माँ समाज के दिखावे के लिए, झूठी शानो शौकत के लिए पैसा खर्च करना चाहती है, नासमझ है। परंतु पिताजी अपनी हैसियत के अनुसार ही पैसा खर्च करना चाहते हैं। समाज के दिखावे के लिए, झूठी शान के लिए वो पैसों की बर्बादी नहीं चाहते। जहाँ पर माँ शादी में 2.5 किलो सोना के जेवर बनवाने की कहती है, वहीं पर पिताजी कहते हैं कि इतना ज़्यादा खर्च करना उचित नहीं है। समाज के दिखावे के लिए हमें इतना खर्च नहीं करना चाहिए। दोनों के विचारों में काफ़ी भिन्नता है। पिताजी परिपक्व है, माँ में समझदारी नहीं है। प्रश्न 4। वक्ता को अपने बेटे से क्या उम्मीद थी। माँ का बेटे पर विश्वास देखकर श्रोता ने उसे क्या समझाया। वक्ता यानी कि अमित की माँ सोचती है कि मेरा बेटा तो मेरी खूब सेवा करेगा, वो मेरी खूब देखभाल करता है, मेरा अमित बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पत्नी की बातों में आकर वो मुझसे अलग हो जाए या मेरी सेवा ना करे। तब अमित के पिता अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि हम अपने बेटे के बारे में तो जानते हैं, पर जो आने वाली बहू है उसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। अगर बहू तेज हुई तो बेटा भी हमारी बात नहीं सुनेगा। ऐसा पिताजी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं। पिताजी कहते हैं शादी में सोने के लिए 4 कंगन और 2 सेट ही देंगे बेटी सरिता को। परंतु माँ कहती है कि नहीं, इतना जेवर कम लगेगा। जब पिताजी उन्हें समझाते हैं तब वो कह देती हैं तुम्हारे पास जितना हो खरीद लो, बाकी का सोना मैं अपने पास से दे दूंगी, उसमें से ही हम जेवर, नए फैशन के जेवर सरिता के लिए बनवा देंगे। अवतरण 2। वैसे हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं है। प्रश्न पहला। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। मायाराम जी के घर शादी की तैयारियां, अमित और सरिता की शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। शादी में कितना जेवर कपड़ा खरीदना है, कितने कार्ड छपवाने हैं, किसको बुलाना है, सबको क्या क्या देना है, यही सब तैयारियों की बात चल रही थी। और शादी में प्रीति भोज कब करना है, इसके बारे में माताजी और पिताजी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। प्रश्न 2। किसकी शादी हो रही थी,
क्या वह इस शादी से सहमत है? कारण सहित उत्तर लिखिए। यहाँ पर अमित की शादी सरिता के साथ हो रही थी। वह इस शादी से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वह बड़े घर की लड़की के साथ शादी करना नहीं चाहता। सरिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माता पिता की ज़बरदस्ती के कारण उसे शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी। उसके मन में तो मीनू का भोला चेहरा ही बस गया था। वह ऐसी लड़की चाहता था जो उसके साथ संयुक्त परिवार में उसके माता पिता के साथ सामंजस्य बिठाकर रह सके, उनका आदर सत्कार कर सके। परंतु सरिता में ऐसे कोई भी गुण नहीं थे, इसीलिए वह सरिता से शादी नहीं करना चाहता था। प्रश्न 3। वक्ता अपने पति से शादी की अन्य तैयारियों एवं खरीदारी के विषय में क्या वार्तालाप करती है? जब पिताजी शादी में सोने के लिए कहते हैं कि 2 सेट और 4 कंगन सोने के चढ़ा देंगे, तब माँ कहती है कि अरे इतना सोना तो काफ़ी कम है। हमारे ज़माने में तो एक एक किलो सोना चढ़ाया जाता था। तब पिताजी कहते हैं कि आजकल के ज़माने में एक किलो सोना 2.5 लाख रुपए का आता है। तब माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ शादी में अपनी बहू के लिए, पिताजी कहते हैं 11 साड़ियाँ चढ़ानी होंगी, लेकिन माँ कहती है नहीं नहीं, कम से कम 21 साड़ियाँ चढ़ाएंगे, क्योंकि सरिता बड़े घर की लड़की है, समाज क्या कहेगा। समाज के दिखावे के लिए वो सब बढ़ चढ़ कर खर्चा करना चाहती है। समाज के दिखावे के लिए, शान और शौकत के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहती है। लेकिन पिताजी उन्हें समझाते हैं कि हमें अपनी बुढ़ापे में सोना संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जब बेटा और बहू इसी लालच में हमारी सेवा करेंगे, अगर उन्होंने सेवा नहीं भी की तो इसी सोने को बेचकर हम अपना गुजारा कर सकते हैं। प्रश्न 4। वक्ता एवं उनके पति के वार्तालाप से आपके अनुसार किसके विचारों में अधिक परिपक्वता है? कारण सहित उत्तर दीजिए। पिताजी और माताजी दोनों के बीच मेरा मानना है कि मायाराम जी ज़्यादा परिपक्व हैं। वे समझदार हैं। वे समाज के दिखावे के लिए, झूठी शानो शौकत के लिए पैसों की बर्बादी नहीं चाहते। वे ये भी समझते हैं कि कल को अगर बहू बेटा हमारी सेवा नहीं करेंगे, बुढ़ापे में हमारा सहारा नहीं बनेंगे, तो ये जो माँ सोना अधिक खर्चा करने की बात कर रही है, अपने पास जो पड़ा हुआ सोना खर्च करने की बात कर रही है, उसे हम संभाल कर रखेंगे तो उसके लालच में बहू बेटा हमारी देखभाल करेंगे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। अगर ना भी देखभाल की तो इसे बेचकर हम अपना गुजारा कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि मायाराम जी समझदार एवं परिपक्व इंसान हैं। वे अपने चादर के अनुसार ही पैर पसारते हैं। समाज के झूठे दिखावे के लिए, झूठी शान बखारने के लिए दिखावा नहीं करते। अवतरण 3। अच्छा, तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो। कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी। उपयुक्त कथन कौन किससे कह रहा है? वक्ता अपने पास का सोना देने की बात क्यों करता है? उपयुक्त कथन माँ, अमित की माँ अपने पति मायाराम जी से करती है, क्योंकि जब मायाराम जी उसे कहते हैं कि 1 किलो सोना तो आज के ज़माने में 2.5 लाख रुपए का आएगा, ये शब्द सुनकर माँ हैरान हो जाती है। सोचती है इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो उनके पास भी काफ़ी सोना पड़ा हुआ है। वो चाहती है कि उसी सोने में से सरिता के लिए गहने बनवाए जाएं। प्रश्न 2। श्रोता वक्ता को उसका सोना देने के लिए मना क्यों करता है? स्पष्ट कीजिए। मायाराम जी अपनी पत्नी को अपना सोना देने के लिए मना करते हैं। वे कहते हैं कि बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेगा, इसे हमें ऐसे ही खर्च नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ होता है तो हमारी सेवा अच्छी होती है, कम से कम बच्चों की नज़र पैसों और जेवर पर रहती है तो हमारी देखभाल होती है। अगर देखभाल नहीं भी हुई
तो इस सोने के सहारे हम अपना बुढ़ापा काट सकते हैं। प्रश्न 3, वक्ता द्वारा सामाजिक दिखावे के कारण खर्च करने की इच्छा को आप कितना तर्कपूर्ण मानते हैं? अपने विचार लिखिए। वक्ता यानी कि अमित की माँ। अमित की माँ समाज के दिखावे के लिए, चाहे हमारे पास है चाहे नहीं है, पर समाज क्या कहेगा, इन विचारों में उलझकर वो समाज में दिखावे की शान शौकत के कारण वो पैसा खर्च करना चाहती है। मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है। हमें शादी ब्याह में उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी हैसियत हो। हमें किसी के दिखावे में कि सामने वाला क्या कहेगा, लड़की बड़े घर की है, लड़की के घर वाले क्या कहेंगे, ये सब सोच विचार कर पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, पैसों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करना चाहिए। प्रश्न 4, अब तक पठित पाठ्यों के आधार पर आपके मन में मायाराम जी की पत्नी की जो छवि उभर कर आती है उसके बारे में विचार लिखिए। मायाराम जी की पत्नी अपरिपक्व है, उनमें समझदारी बिल्कुल नहीं है, वे पैसों की लालची हैं, दहेज के कारण उन्हें अपने बेटे की खुशी तक प्यारी नहीं है, वे अपनी बेटे की भावनाओं से खिलवाड़ करती हैं, समाज के झूठे दिखावे के कारण वे सारा खर्च करना चाहती हैं। फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में जा चुभी। उन्हें यह आभास होने लगा कि यह सब धनीमल जी की एक चाल है और वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग करा देंगे। प्रश्न पहला, धनीमल जी ने शादी के खर्चे के संबंध में मायाराम जी से क्या पूछा? मायाराम जी ने उन्हें क्या उत्तर दिया? धनीमल जी ने मायाराम जी से कहा कि शादी में 1 महीना ही रह गया है और मैं शादी में 5 लाख रुपए खर्च करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए ये 5 लाख रुपए हम कैसे खर्च करें? तब मायाराम जी उन्हें उत्तर देते हैं, जैसा आप ठीक समझे वैसा ही खर्च करें। वैसे भगवान की दया से हमारे पास रहने योग्य मकान है, घर में हर तरह की सुख सुविधा है, हर तरह का सामान है। प्रश्न 2, धनीमल जी सरिता को क्या देना चाहते थे? उनकी बात सुनकर मायाराम जी ने क्या कहा? धनीमल जी ने जब ये कहा कि वे सरिता के नाम एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, 3 लाख रुपए का फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तब मायाराम जी को उनकी बात से गुस्सा आ गया। वे गुस्से में बोले कि क्या अमित शादी के बाद अलग रहेगा, हमसे दूर हो जाएगा? और वो ये भी कहते हैं कि अच्छा खासा मकान है हमारे पास, कमरे भी कई हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो हमें फ्लैट की ज़रूरत नहीं है। धनीमल जी ने अपनी बेटी के संबंध में मायाराम जी को क्या कहा? धनीमल जी ने अपनी बेटी सरिता के लिए ये कहा कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को शादी में फ्लैट दिए हैं, तब गृहस्थी बसाने में आसानी होती है, और मेरी छोटी बेटी सरिता वो भी बड़े लाड प्यार से पली बड़ी है, मैं उसके नाम 3 लाख रुपए का फ्लैट तो ज़रूर खरीदूंगा। उसने कभी भी कोई घर का कोई काम नहीं किया है, बड़े लाड़ प्यार से पाला है हमने उसे। ये तर्क देते हुए वे अपनी बेटी के बारे में कहते हैं। प्रश्न 4, मायाराम जी को किस तरह की बहू चाहिए थी? मायाराम जी को एक सुशील बहू चाहिए थी जो घर में सबके साथ प्रेम से सामंजस्य बिठाकर रह सके। अवतरण, वे गुस्से में बोले, तो क्या आप यह चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? क्या हमने इसे इसी दिन के लिए पाल कर बड़ा किया है? प्रश्न पहला, मायाराम जी किस पर गुस्सा हो रहे हैं? गुस्से का क्या कारण है? जब धनीमल जी ने शादी में अपनी बेटी के नाम सरिता के लिए
3 लाख का फ्लैट खरीदने की बात कही, तब मायाराम जी को गुस्सा आ रहा है और वे धनीमल जी से कहते हैं कि आप चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अलग गृहस्थी बसाए। इसी कारण मायाराम जी को गुस्सा आ रहा है। क्या हमने इसी दिन के लिए उसे पाल कर बड़ा किया है? कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस कथन का यह अर्थ है, मायाराम जी कहना चाहते हैं कि हमने उसे अमित को इसीलिए पाला पोसा है, बड़ा किया है, ताकि शादी के बाद वो अलग हो जाए, अपनी गृहस्थी अलग बसाए। इसी दिन के लिए तो हमने उसे पाला नहीं है। प्रश्न 3, धनीमल जी ने अपनी बात के समर्थन के लिए क्या क्या तर्क दिए? धनीमल जी ने अपनी बात के समर्थन के लिए कहा कि मेरी सरिता बेटी सबसे छोटी बेटी है, बड़े लाड प्यार से पली है, उसने घर का कभी कोई काम नहीं किया है, और वैसे भी मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को शादी में फ्लैट दिया है, तो उन्हें अपनी गृहस्थी बसाने में आसानी होती है। इसी तरह से सरिता को भी एक फ्लैट दूंगा ताकि उसे भी अपनी गृहस्थी अलग बसाने में आसानी हो। फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में क्यों चुभी? फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में चुभ गई क्योंकि उन्हें अभी समझ में आ गया था कि यह सब धनीमल जी की चाल है। वे फ्लैट देकर, शादी में फ्लैट देकर उनके बेटे को उनसे अलग करना चाहते हैं। यह सब योजना मायाराम जी के समझ में आने लगी थी, इसलिए वे क्रोधित हो उठते हैं। इसलिए उनके दिल में ये बात चुभ जाती है कि धनीमल जी अभी से ही अपनी बेटी और दामाद यानी कि अमित को उनसे जुदा करना चाहते हैं, अपने इकलौते बेटे से उन्हें दूर करना चाहते हैं। इसलिए उनके दिल में ये बात चुभ गई। अंत में मायाराम जी ने फैसला किसके हाथों सौंपा और क्यों? अंत में मायाराम जी ने शादी का निर्णय लेने का फैसला अमित के हाथों सौंप दिया। वे नहीं चाहते थे कि बड़े घर की बेटी का बंधन अपने बेटे के पैरों में बेड़ियां बनकर डाल दें, क्योंकि धनीमल जी दहेज की लालच देकर अलग से फ्लैट खरीदवा कर उनके बेटे को उनसे दूर करना चाहते थे। मायाराम जी को लगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अमित की जिंदगी का सवाल है, वो अपने बेटे के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे। इसीलिए शादी जैसे निर्णय लेने का अधिकार उन्होंने अपने बेटे को दे दिया कि अमित निर्णय ले कि उसे शादी करनी है या नहीं। अमित के हृदय में तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसकी कोई ऊंचाई उसे नजर नहीं आ रही थी। अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभी अमित भी यह सोचने पर मजबूर हो गया कि सच में उसे शादी करनी है या नहीं। वैसे ही वो सरिता से शादी करना नहीं चाहता था और उसे भी समझ में आ गया था धनीमल जी की चाल। तो वह ये सोचने लगा कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए। अब उसके हाथ में निर्णय था। अब वो अपने जीवन का अधिकार, अपने शादी के निर्णय को लेकर उसे आज़ादी थी स्वयं फैसला लेने की कि वो शादी करे या ना करे। वैसे भी वो सरिता से शादी करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए उसने यह रिश्ता तोड़ दिया। वो ये भी सोचता है कि जिस लड़की के पिताजी अभी से ही फ्लैट देकर अलग रहने की बात करते हैं, तो शादी के बाद न जाने कौन से नाच नचवाएगी वो लड़की और किस तरीके के नखरे दिखाएंगे लड़की के घर वाले। इसीलिए उसने ये निर्णय ले लिया कि वह यहाँ पर शादी नहीं करेगा। धन और संबंधों में क्या बड़ा है और क्यों? विचार व्यक्त कीजिए। धन तो हाथों की मैल है कभी नहीं है, पर धन की अपेक्षा संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संबंध हमें एकजुट होकर रखते हैं, उनसे आपसी प्रेम, स्नेह, संवेदनशीलता की भावना बढ़ती है। अगर हमारे संबंध आपस में मजबूत है तो हम किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। हमें संबंधों से सहारा मिलता है, हम टूटते नहीं हैं। मुसीबत के समय संबंध काम आते हैं, एक डोर में बांध कर रखते हैं ये संबंध। प्यार की भाषा बनाए रखते हैं ये संबंध। तो धन की अपेक्षा संबंधों का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
जिस तरह से